तो मैं अमेय स्वागत करता हूँ आपका अमेजिंग इंजीनियर्स में। तो इलेक्ट्रिकल का जेई का जो पेपर हुआ था 2018 में महाडिस्कॉम का, उसका सेकेंड पार्ट में हम लोग जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा है तो ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोडेड है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डीसी शंट मोटर इज। ओके, तो टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है डीसी शंट मोटर का। ग्राफ में देखोगे तो डिफरेंट है, डिफरेंशियल मोटर है, शंट है, क्यूमुलेटिव है और सीरीज मोटर का भी है। तो अगर हमें डीसी शंट मोटर का पूछा है तो अगर आप देखोगे तो ये स्ट्रेट लाइन है, उससे थोड़ा सा ही कम या फिर गैप हमें यहाँ पे दिखाई देगा। तो ऑलमोस्ट हम लोग स्ट्रेट लाइन कह सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन नहीं है, ड्रूपिंग स्ट्रेट लाइन है, यानी कि धीरे धीरे इसका वैल्यू है वो कम होता है, लेकिन ज़्यादातर उसमें फ़र्क नहीं आता। ऑलमोस्ट वो स्ट्रेट लाइन के तरह ही हमें दिखाई देता है। ड्रूपिंग मतलब धीरे धीरे इसमें कम गिरावट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन 2 है वो करेक्ट ऑप्शन रहेगा। सिमिलरली डिफरेंशियल का कैसे होता है, क्यूमुलेटिव का कैसे होता है और सीरीज़ का कैसे होता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे चेकआउट करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टील पोल ट्रांसमिशन लाइन कोरोजन इज अवॉइडेड यूजिंग कोटिंग ऑफ। तो जो ट्रांसमिशन लाइन के जो पोल होते हैं या फिर ट्रांसमिशन टॉवर होते हैं स्टील के अगर बने होते हैं तो उसको कोरोजन से अवॉइड करने के लिए, क्योंकि अगर रेन हुआ या फिर अगर बहुत ज़्यादा टाइम हुआ या फिर अगर विंड वगैरह हुआ ऑक्सीडेशन की वजह से तो उसमें कोरोजन हो सकता है। तो इसलिए ये अवॉइड करने के लिए, क्योंकि जितना टॉवर अच्छा रहेगा उतना ही ट्रांसमिशन लाइन रिलायबल रहेगा, तो इसको कोटिंग हम लोग जिंक से प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर। ओके, अगर स्टील पोल रहेगा तो उसके ऊपर हम लोग जिंक का कोटिंग है वो प्रोवाइड करते हैं कोरोजन बचाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर एक्ट्स एज। ओके, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का क्वेश्चन है। तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर है वो किसके तरह बिहेव करता है, स्क्वायर वेव जनरेटर की तरह, फ्लिप फ्लॉप की तरह, वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर की तरह या फिर मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर की तरह। ओके, तो अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर आपको पता होना चाहिए। उसके पहले हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देख लेते हैं। तो क्या होता है मल्टी वाइब्रेटर, बेसिकली सर्किट क्या होता है, ए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट नोन एज अ मल्टी वाइब्रेटर प्रोड्यूसेस अ डिजिटल सिग्नल लाइक पल्सेस, स्क्वायर वेव एंड अदर टाइप ऑफ सिग्नल। तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में मल्टी वाइब्रेटर नामक एक सर्किट होता है जो सिग्नल प्रोड्यूस करता है, सिग्नल बनाता है, जैसे कि पल्सेस, यानी कि कुछ इस तरीके से, जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है पल्सेस बनाता है, या फिर स्क्वायर वेव्स बनाता है, या फिर कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ द सिग्नल। इट ऑफन कंसिस्ट ऑफ अ पैसिव एलिमेंट लाइक रेजिस्टर्स एंड कैपेसिटर एज वेल एज डिजिटल लॉजिक। तो इसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर का यूज़ किया जाता है ये सर्किट बनाने के लिए। ठीक है, तो मल्टी वाइब्रेटर्स, ये सर्किट का डेफिनेशन तो हमें समझ लिया। इसके टोटल 3 टाइप होते हैं, अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, मोनोस्टेबल और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर। इसका इनपुट क्या होता है, सर्किट क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, हम लोग यहाँ पे एक बार शॉर्ट में देखेंगे और ब्रीफ भी उसका थ्योरी देखेंगे। तो इनपुट यहाँ पे हम लोग कोई भी नहीं देते, यानी कि पल्सेस वगैरह कोई भी नहीं देखते, ट्रिगरिंग पल्स कोई भी प्रोवाइड नहीं कर सकते फॉर अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर, और हमें कंटिन्यूसली यहाँ पे एक स्क्वायर वेव है वो दिखाई देती है। मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पल्स प्रोवाइड करते हैं और एक ही पल्स यहाँ पे हम लोगों को दिखाई देती है और फिर वो नॉर्मल अपने कंडीशन में चला जाता है। और बाइस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर में हमें दोनों तरफ यहाँ पे पल्सेस है वो प्रोवाइड करने होते हैं, ट्रिगरिंग पल्सेस। और यहाँ पे आप देख सकते हो T1 और T2 लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ T1 है, यहाँ पे T1 T2 है। तो ये दोनों क्या होते हैं ये हम लोग अभी देखते हैं थोड़ी देर में। तो सबसे पहले अस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर जो क्वेश्चन ने पूछा था, तो उसको हम लोग फ्री रनिंग मल्टी वाइब्रेटर भी कहते हैं। इज अ सर्किट दैट कंटिन्यूसली प्रोड्यूसेस स्क्वायर वेव और पल्सेस। तो ये स्क्वायर वेव या फिर पल्सेस है वो प्रोवाइड करता है विदाउट द यूज ऑफ एक्सटर्नल ट्रिगर। इसको कोई भी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग की ज़रूरत नहीं होती है, खुद से ही जैसे हम लोग स्टार्ट करेंगे कंटिन्यूसली ये स्क्वायर वेवफॉर्म है वो बनाते रहता है। द टर्म अस्टेबल रेफर्स टू द एब्सेंस ऑफ स्टेबल स्टेट इन द पर्टिकुलर टाइप ऑफ मल्टी वाइब्रेटर। तो इसको अस्टेबल क्यों कहते हैं, स्टेबल मतलब स्टेबल तो हमें पता है, अस्टेबल मतलब जो स्टेबल नहीं है वो। तो अगर आप देखोगे कि यहाँ पे कंटिन्यूसली ये अपना जो स्टेट है वो चेंज करते रहता है। यहाँ पे आपको स्टेबल 1 स्टेबल 2 दिखाई दे रहा है, तो इसमें कन्फ्यूजन मत होना, नहीं तो आप बोलोगे कि दो स्टेबल स्टेट है तो ये बाइस्टेबल हुआ, नहीं। ये विदाउट एनी ट्रिगरिंग पल्सेस कंटिन्यूसली अपना जो स्टेट है वो चेंज करते रहता है, इसलिए इसको अस्टेबल कहते हैं, क्योंकि ये कोई भी स्टेट पे स्टेबल नहीं रहता है। तो अपना क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया यहाँ पे कि अस्टेबल जो मल्टी वाइब्रेटर है वो एक स्क्वायर वेव जनरेटर भी है, लेकिन हम लोग एडिशनल थ्योरी भी उसके साथ साथ देख रहे हैं। तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर क्या होता है, नाम से ही पता चलता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल, ओके, सिंगल।
तो मोनोस्टेबल मल्टी वाइब्रेटर ऑल्सो कॉल्ड एज अ वन शॉट मल्टी वाइब्रेटर, यानी कि इसमें सिर्फ एक ही आपको स्टेट है वो दिखाई देगी, या फिर एक स्टेज नहीं या फिर एक पल्स आपको दिखाई देगा। इज अ सर्किट दैट रिस्पॉन्स टू द एक्सटर्नल ट्रिगर बाय प्रोड्यूसिंग अ सिंगल पल्स with a set duration. A pulse from outside causes this sort of multi vibrator to flip from the stable state to an अनस्टेबल वन। ओके, यानी कि यहाँ पे जब भी इसको ट्रिगरिंग पल्सेस प्रोवाइड करेंगे तो इनिशियली ये इनफाइनाइट टाइम तक अगर हम लोग कंसिडर करेंगे तो ये स्टेबल रहेगा। जैसे ही इसको पल्स प्रोवाइड हो जाएगा ये एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए अपनी स्टेट है वो चेंज करेगा और वापस से अपने ओरिजिनल स्टेबल स्टेट में चलाएगा। तो ये जो टाइम पीरियड है ये सेट ड्यूरेशन है। तो कितना आप डिसाइड करते हो आर और सी के वैल्यूज़ के ऊपर, उसके बेसिस पे ये विड्थ है वो डिसाइड होगा। लेकिन ये स्टेबल स्टेट में होगा पहले से, अनस्टेबल के लिए चला जाएगा जैसे ही ट्रिगरिंग पल्स आने के बाद, और वापस से खुद ही विदाउट एक्सटर्नल पल्स, कोई भी एक्सटर्नल पल्स दिए बिना ये वापस से स्पेसिफिक टाइम के बाद ये अपने ओरिजिनल स्टेट में चलाएगा। यानी कि सिर्फ एक ही बार ये अपनी स्टेबल स्टेट छोड़ के चला जाएगा और इसमें सिर्फ एक ही स्टेबल स्टेट है जो ये है, ठीक है, लो वाला है वो, इसलिए इसको मोनोस्टेबल कहते हैं। और बायस्टेबल में यहाँ पे दो स्टेबल स्टेट होती है, यानी कि सपोज अगर ये स्टेबल स्टेट कंसिडर हमने की, जैसे ही ट्रिगरिंग स्टेट में आएगा ये इनफाइनाइट ड्यूरेशन के लिए दूसरे स्टेबल स्टेट में चला जाएगा। और अगर हमने वापस देखो पहले स्टेबल स्टेट में है ऐसा हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, जैसे इसको पल्स दिया तो इसके सेकंड स्टेबल स्टेट में पहुंच जाएगा, जैसे कि यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अगर मैंने आगे कोई भी पल्स नहीं प्रोवाइड किया तो ये इसी स्टेट में रहेगा, ये वाले स्टेट में रहेगा। अगर मैं वापस से पल्स प्रोवाइड करूँ तभी जाके ये अपना पहला वाला जो स्टेबल स्टेट है उसमें चला जाएगा। तो ये जितने बार आप ट्रिगरिंग पल्सेस दोगे उसके बेसिस पे ये अपना जो स्टेबल स्टेट है वो चेंज करते रहेगा, इसलिए इसको बायस्टेबल कहते हैं। मतलब स्टेबल इधर भी स्टेबल रह सकता है इनफाइनाइट ड्यूरेशन तक जब तक हम लोग पल्स ना प्रोवाइड करें, और अगर इसी में भी रह सकता है जब तक हम लोग पल्स अगेन या फिर ट्रिगरिंग पल्स प्रोवाइड ना करें। तो इसलिए दोनों स्टेबल स्टेट रहते हैं, ठीक है। तो ये मल्टी वाइब्रेटर के टाइप्स थे, शायद बाकी के टर्म से भी आपको पूछा जा सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बूस्टर इज अ डैश whose function is to inject or add certain voltage into a circuit so as to compensate the IR drop in the feeder। तो बूस्टर क्या होता है? बूस्टर क्या होता है? एक टाइप का डीसी जनरेटर होता है। स्पेसिफिकली अगर हम लोग कहेंगे तो डीसी सीरीज जनरेटर होता है, जिससे हम लोग एक इंजेक्ट करते हैं एक वोल्टेज, एक सर्टन लेवल का वोल्टेज टू कंपनसेट फॉर द वोल्टेज ड्रॉप इन द फीडर। अगर फीडर में कोई भी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है तो उसको इंक्रीज करने के लिए हम लोग ये जो वोल्टेज है ये इसमें फीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस सीरीज जनरेटर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो 4 है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू इम्प्रूव द वोल्टेज प्रोफाइल इन अ ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि जितना रिएक्टिव पावर होगा ज़्यादा, उसके बेसिस पे जो वोल्टेज का वैल्यू है ना वो कम होते जाएगा। यानी कि अगर रिएक्टिव पावर ज़्यादा खींच रहा है कोई भी ट्रांसमिशन लाइन या फिर कोई भी लोड, तो वहाँ पे आउटपुट साइड पे आपको जो वोल्टेज है वो कम दिखाई देगा। तो अगर आप जो रिएक्टिव पावर है वो अगर आप लोकली फुलफिल करोगे तो आपको वोल्टेज प्रोफाइल या फिर वोल्टेज जो ड्रॉप है वो कम दिखाई देगा, स्टेबल या फिर इम्प्रूव्ड वोल्टेज प्रोफाइल दिखाएगा। तो इसमें से जो रिएक्टिव पावर प्रोडक्टर है तो सिंक्रोनस कंडेंसर हम लोग यूज़ करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम जो लोड होते हैं वो इंडक्टिव इन नेचर होते हैं। तो मैक्सिमम लोड इंडक्टिव होने के कारण इसको कंपनसेट करने के लिए कोई भी कैपेसिटिव रिएक्टिव पावर लगेगा। तो इसे सिंक्रोनस कंडेंसर के हेल्प से हम लोग वो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे जो वोल्टेज प्रोफाइल है वो इम्प्रूव होगा। तो हमेशा याद रखना कि जो रिएक्टिव पावर है और जो वोल्टेज है वो एक दूसरे से इंटरलिंक है। द टॉर्क डेवलप बाय एन इंडक्शन मोटर इज प्रोपोर्शनल टू। ओके, वीडियो पॉज करना, एक बार खुद से ट्राई करना क्या आंसर इसका करेक्ट हो सकता है। ओके, तो इंडक्शन मोटर से रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है 1-2.5 घंटे का, आपको BMC JEE के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इंडक्शन मोटर। तो उसमें सारे फॉर्मूलाज वगैरह उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने ऑलरेडी डिस्कस किए हैं। तो यहाँ पे टॉर्क अंडर रनिंग कंडीशन, स्टार्टिंग कंडीशन भी डिस्कस किया है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ये टॉर्क का फॉर्मूला यहाँ पे मैंने मेंशन किया है। तो यहाँ पे ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट रहता है, इसमें रेजिस्टेंस है R2 मतलब रोटर वाला। ओके, ये देखो जहाँ कहीं पे भी सफिक्स 2 रहेगा या फिर सफिक्स R रहेगा वो रोटर के रिगार्डिंग रहेगा। तो यहाँ पे SE2² मल्टीप्लाई बाय R2 डिवाइडेड बाय R2² प्लस ब्रैकेट ऑफ SX2 का होल स्क्वायर। ओके, तो अगर आप देखोगे टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है E2 के स्क्वायर के इक्विवेलेंट। ठीक है, और जो E2 होता है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स। तो इसलिए हम लोग ऐसे कह सकते हैं
कि जो टॉर्क है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द फ्लक्स, क्योंकि टॉर्क है इनिशियली वो ई के प्रोपोर्शनल, ई के स्क्वायर के, और जो ई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लक्स के, तो इसलिए वी कैन से दैट टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्लक्स का स्क्वायर। तो ऑप्शन जो 2 है वो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चॉपर इज यूज टू कन्वर्ट, ओके, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। चॉपर क्यों यूज़ करते हैं? एक फिक्स्ड डीसी को एक वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करने के लिए। एसी टू डीसी क्या होता है? तो रेक्टिफायर होता है, और डीसी टू एसी होता है इन्वर्टर। ओके, बैकग्राउंड में आपको नॉइज सुनाई देगा लेकिन वो इग्नोर करना। यहाँ पे चॉपर डीसी, फिक्स डीसी को एक वेरिएबल डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन अ ट्रांसफार्मर विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स रिमेन कांस्टेंट इन द प्राइमरी एंड द सेकेंडरी वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर में प्राइमरी साइड का जो वाइंडिंग है और सेकेंडरी साइड का जो वाइंडिंग है उसमें क्या चीज़ है वो कांस्टेंट रहती है। ओके, ऑप्शन के थ्रू हम लोग जाएंगे अगर आपको पता नहीं है तो। करंट प्राइमरी और सेकेंडरी में सेम रहता है क्या? नहीं, हमेशा सेम नहीं रहता है। स्टेप अप स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हुआ तो यहाँ पे सेम नहीं रहेगा। सिमिलर वोल्टेज भी सेम नहीं रहेगा। टर्न्स रेशियो तो हम लोग ऐसे लिखते हैं N1:N2, तो अगर स्टेप अप स्टेप डाउन रहेगा तो ये दोनों का वैल्यू इक्वल नहीं रहेगा, तो टर्न्स रेशियो भी सेम नहीं रहता है। EMF पर टर्न, ठीक है, नहीं पता, लेकिन रेजिस्टेंस तो डिपेंड करेगा कि जितना कॉइल ज़्यादा है उसका लेंथ बढ़ते जाएगा, और अगर लेंथ बढ़ा तो R इज इक्वल टू होता है ρl/A, तो जितना लेंथ बढ़ेगा उतना ही रेजिस्टेंस का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा। तो ये भी मेरा कांस्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि स्टेप अप स्टेप डाउन रहेगा तो दोनों का वाइंडिंग का जो लेंथ है वो भी डिफरेंट रहेगा। लेकिन EMF पर टर्न क्या होता है? तो EMF पर टर्न यानी कि अगर आपको V1 चाहिए तो V1 होता है नंबर ऑफ टर्न्स जितने रहेंगे मल्टीप्लाई बाय EMF पर टर्न, करेक्ट। तो अगर जितना V1 या फिर जितना V2 का वैल्यू रहेगा वो हमें मिलेगा नंबर ऑफ टर्न्स मल्टीप्लाई बाय EMF पर टर्न। तो हर एक टर्न में जो EMF है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, प्राइमरी हो या सेकेंडरी हो। नंबर ऑफ टर्न्स डिफरेंट हो सकते हैं, इसके वजह से हमें जो वोल्टेज का वैल्यू है V1 और V2 ये कम या ज़्यादा मिलता है, डिपेंड करता है N1 बड़ा है या फिर N2 बड़ा है, लेकिन EMF पर टर्न है ये कांस्टेंट रहता है। तो इसलिए जो ऑप्शन डी है ये अपना करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द ट्रांसफार्मर इज इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नॉट प्रोवाइडेड। कौन सा ट्रांसफार्मर है जिसमें इलेक्ट्रिकल आइसोलेशन नहीं प्रोवाइड किया जाता है? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। जो ऑटो ट्रांसफार्मर होता है उसमें सिर्फ एक ही वाइंडिंग होती है, जिसमें से प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड हम लोग निकालते हैं। सेकेंडरी साइड हम लोग यहाँ पे प्राइमरी जो वाइंडिंग होता है, फिर जो मेन वाइंडिंग होता है उसमें टैपिंग प्रोवाइड करके एक टर्मिनल है वो टैपिंग से रहते हैं और जो दूसरा है वो कॉमन टर्मिनल से हम लोग यहाँ पे निकालते हैं। तो या फिर इलेक्ट्रिकली कोई भी आइसोलेशन नहीं होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी साइड है वो इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होते हैं। तो नॉर्मल ट्रांसफार्मर में बीच में कोर होने के कारण ये इलेक्ट्रिकली आइसोलेटेड होते हैं, फ्लक्स के हेल्प से ही ये कनेक्टेड होते हैं मैग्नेटिकली, ऐसा हम लोग कहते हैं यूजुअली, राइट। तो आइसोलेशन ऑटो ट्रांसफार्मर यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर। द डस्ट फ्रॉम द फ्लू गैसेस इज कलेक्टेड बाय, कहाँ पे कलेक्ट होता है? तो इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ओके, अगर देखोगे तो पावर प्लांट से भी क्वेश्चन है वो पूछे गए हैं डिस्कॉम के एग्ज़ाम में, और जेई के लिए स्पेसिफिकली अगर हम लोग कहेंगे तो जेई एग्ज़ाम के लिए पावर प्लांट एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है, क्योंकि बहुत सारे थियोरेटिकल क्वेश्चन इससे ईजिली जनरेट होते हैं। जैसे अगेन ये देखो, हाइड्रो पावर प्लांट से रिलेटेड क्वेश्चन आया, फ्रांसिस टर्बाइन इज एन डैश, इनवर्ड फ्लो रिएक्शन टर्बाइन है, इनवर्ड फ्लो इम्पल्स टर्बाइन है, आउटवर्ड फ्लो है, रिएक्शन टर्बाइन या फिर इम्पल्स टर्बाइन, ऐसे 4-5 ऑप्शन इन्होंने दिए हैं। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्या क्या होता है। इम्पल्स टर्बाइन क्या होता है? इफ़ द इनलेट ऑफ द टर्बाइन यानी कि जहाँ से उस पर वाटर जाएगा, द एनर्जी अवेलेबल इज ओनली काइनेटिक एनर्जी, जिस टाइप ऑफ टर्बाइन के लिए जहाँ पे वाटर अंदर जाएगा सिर्फ काइनेटिक एनर्जी रहेगी तो वो इम्पल्स टर्बाइन रहेगा। जैसे कि पेल्टन व्हील, तो पेल्टन व्हील अगर आपने डायग्राम देखा रहेगा तो ये देखो यहाँ पे है ये पेल्टन व्हील, तो इसके ऊपर जो वाटर आता है ये काइनेटिक एनर्जी से ही यहाँ पे आएगा, यानी कि जितना फोर्सफुली है ऊपर से नीचे तक यहाँ पे फ्लो करेंगे या फिर जितना फोर्सफुली हम लोग इसके ऊपर जो वाटर है वो थ्रो करेंगे उतना ही स्पीड से ये टर्बाइन है वो रोटेट होगा, तो ये इम्पल्स टर्बाइन है, पेल्टन व्हील का एक एग्जाम्पल है।
रिएक्शन टरबाइन है कि जिसमें काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी होता है। तो फ्रांसिस और कैप्लान जो टरबाइन है ये रिएक्शन टरबाइन के दो टाइप है। यहाँ पे मैंने डायग्राम भी दिया है, फ्रांसिस टरबाइन और कैप्लान टरबाइन। काइनेटिक एनर्जी तो रहेगी, लेकिन यहाँ पे प्रेशर के साथ साथ जो वाटर है उसके वजह से भी जो टरबाइन है वो रोटेट होता है। तो काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ प्रेशर एनर्जी भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती है इन केस ऑफ फ्रांसिस एंड कैप्लान टरबाइन। टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन, नाम से ही पता चल रहा है कि जिस टरबाइन पे टेंजेंशियली वाटर है वो जाता है। तो ये पेल्टन व्हील है, तो इसमें टेंजेंट क्या होता है, सर्कल के जो कट करता है ऐसे जो एक्सटर्नल जो पॉइंट रहते हैं वो, राइट। तो ये पेल्टन व्हील ही इसका करेक्ट आंसर है। तो टेंजेंशियल फ्लो टरबाइन इज अ पेल्टन व्हील टरबाइन। और जो रेडियल फ्लो टरबाइन से मतलब वाटर है वो इनवर्ड से आउटवर्ड जा रहा है कि फिर आउटवर्ड से इनवर्ड। तो अगर आप देखोगे तो जो वाटर है टरबाइन से अंदर, टरबाइन की तरफ अंदर जा रहा है और ये बीच में से यहाँ पे बाहर निकल रहा है। तो ये टरबाइन पे जो ब्लेड्स है इसके अंदर की तरफ जा रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जो वाटर है वो ब्लेड के अंदर की तरफ जा रहा है, यानी कि इनवर्ड की तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रांसिस टरबाइन है वो इनवर्ड टाइप का टरबाइन है। तो हमें क्या पूछा है, फ्रांसिस टरबाइन है ना, तो इनवर्ड टरबाइन है और ये रिएक्शन टरबाइन है, ठीक है। रिएक्शन टरबाइन और इनवर्ड फ्लो टरबाइन। तो फ्रांसिस टरबाइन का ऑप्शन रहेगा ऑप्शन 1, इनवर्ड एंड रिएक्शन टरबाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इकोनॉमिक साइज ऑफ द कंडक्टर इज डिटरमाइंड बाय, क्योंकि बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, डिफरेंट IIT लेवल, JEE लेवल, AE लेवल। सबसे आसान सा क्वेश्चन है, आपको लॉ भी नहीं पूछते, सिर्फ नाम पूछते हैं कि कौन सा लॉ है वो। तो ऑप्शन जो 4 है केल्विन्स लॉ, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कंडक्टर का इकोनॉमिक साइज फाइंड आउट करने के लिए हम लोग केल्विन्स जो लॉ है वो यूज करते हैं। द रेशियो ऑफ MMF यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स टू रिलक्टेंस इज कॉल्ड एज। तो क्या होता है, MMF डिवाइडेड बाय रिलक्टेंस, ओके, ये होता है फ्लक्स या फिर मैग्नेटिक फ्लक्स। ऑप्शन जो ए है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और ये सिमिलर होता है करंट की तरह, जहाँ पे EMF डिवाइडेड बाय होता है रेजिस्टेंस, ओके, और ये है रिलक्टेंस। तो ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है इन RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर द नंबर ऑफ RC कॉम्बिनेशंस रिक्वायर्ड इन द फीडबैक पाथ इज। अगर आपने RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, अगेन ये एनालॉग का क्वेश्चन है, तो एनालॉग डिजिटल की भी क्वेश्चन जरूर से पढ़ के जाना, क्योंकि डिस्कॉम में बहुत बार ऐसा कॉन्सेंट्रेटर नहीं आया है, लेकिन अगर आपने सभी टॉपिक कर लिए तो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। हमेशा फोकस तो पावर सिस्टम, मशीन्स, नेटवर्क मेजरमेंट पे ही रहेगा, लेकिन JEE लेवल के लिए अगर आप देखोगे तो स्पेसिफिकली पावर प्लांट वगैरह एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इल्यूमिनेशन वगैरह है, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, मेमोरी बेस्ड जितना याद है उतने ही क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो देख लेना सारे क्वेश्चन, सारे टॉपिक थोड़ा थोड़ा, ओके। तो फीडबैक में, फीडबैक पाथ में RC के कितने कॉम्बिनेशन पेयर रहते हैं, तो ये है RC फेज शिफ्ट ऑसिलेटर का सर्किट, जहाँ पे RC सर्किट जो है, RC कॉम्बिनेशन है, 3 पेयर आपको दिखाई देंगे, RC और यहाँ पे RC। तो जो हर एक पेयर है वो 60 डिग्री है, वो फेज शिफ्ट है वो प्रोवाइड करता है। तो इसलिए टोटल जो इनपुट है और जो आउटपुट है उसमें आपको 180 डिग्री का फेज शिफ्ट है वो दिखाई देगा इनपुट और आउटपुट में। यानी कि अगर इनपुट कुछ इस तरीके का साइनसॉइडल रहेगा तो जो आउटपुट है वो आपका 180 डिग्री फेज शिफ्टेड, यानी कि कुछ इन्वर्टेड ऐसा आपको दिखाई देगा, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह पे प्लस। तो टोटल 3 पेयर होते हैं, हर एक है वो 60 डिग्री है वो प्रोवाइड करता है। तो इसलिए ऑप्शन जो सी है, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 पेयर यहाँ पे टोटल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोरोना लॉस इज इन्फ्लुएंस बाय। कोरोना लॉस में क्या क्या होता है, तो कोरोना लॉस में प्रोडक्शन ऑफ हिसिंग नॉइज भी होता है, प्रोडक्शन ऑफ वॉयलेट ग्लो भी दिखाई देता है, ओजोन गैस भी होता है। तो इसका मतलब ऑल ऑफ दिस ये यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा, ठीक है। तो इतने जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है हमने डिस्कॉम के JEE के 2018 बैच के 18 का जो पेपर हुआ था वो हमने डिस्कस किया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, डेफिनेटली लाइक करना ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और बहुत सारे स्टूडेंट AE एग्ज़ाम के रिलेटेड क्वेश्चन कहाँ पे है, कहाँ पे कैसे मिलेंगे, आपने डिस्कस किया कि पूछ रहे थे। तो डिस्कॉम के जो 18 में AE का जो पेपर हुआ था वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, आपको चैनल पे जाके देख सकते हो। अराउंड 3 मंथ्स एगो हमने अपलोड किया है।
तो डेफिनेटली जाके चेकआउट करना, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ।